Again, today we will discuss about विटामिन ई। विटामिन जो पहले विटामिन ए और विटामिन्स के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है, आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ई। फैट सॉल्युबल विटामिन पहले हमने डिस्कस कर लिया है, ए, नेक्स्ट ई है। तो अगर इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर आपको इसमें नहीं देखने को मिल रही है तो आप साथ में नोट्स वगैरह लेके बैठें अपने। अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ तो आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई भी एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है अपनी बॉडी के लिए, जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए। विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो है टोकोफेरोल। इसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? टोकोफेरोल से नाम से इसको जाना जाता है। इसी के अलावा इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन्स का मतलब है ये स्किन की इंटीग्रिटी और ग्लोनेस को मेंटेन रखने का काम करता है, स्किन के अंदर ग्लो लेके आता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन का मतलब है ये स्टेरिलिटी, नपुंसकता होने से बचाता है, या जिससे भी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है उसे हम ट्रीटमेंट में विटामिन ई देते हैं, इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। ये बहुत या फिर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन भी होता है। इसका अनदर नेम अगर अपन जाने तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी विटामिन ई को कहते हैं। तो बेसिकली 4 नाम हो गए इसके, विटामिन ई, टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। नेक्स्ट अगर बात करें तो फंक्शन देखने से पहले तो नॉर्मल सीरम विटामिन ई का जो लेवल होता है वो लेस देन 1 mg पर डीएल होता है। अपनी बॉडी के अंदर या सीरम के अंदर 1 mg लेस देन 1 mg पर डीएल से भी कम होता है विटामिन ए का जो नॉर्मल अमाउंट है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये फिर हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन के अंदर देखते हैं। किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया? तो इवांस नामक एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा ये सबसे पहले 1936 के अंदर डिस्कवर हुआ, ठीक है। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो ये अपनी बॉडी में लीवर और एडिपोज टिश्यू, जो फैट के एडिपोज टिश्यू है वहाँ पे ये स्टोर रहने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ इनका जो एब्जॉर्प्शन है, विटामिन ई का जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्यूडेनम और जेजोनम के अंदर पॉसिबल होता है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और सेकंड पार्ट, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जो वर्ड टोकोफेरोल है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख रहे हो, जो टोकोफेरोल वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। टोकोफेरोल एक ग्रीक वर्ड है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो उसको डिवाइड करूंगा टोकोफेरोल को सबसे पहले टोकस, फेरो और ओल, 3 वर्ड के अंदर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, टोकस, फेरो और ओल। तो टोकस का जो बेसिकली मीन होता है वो होता है बर्थ, जन्म, बर्थ। टोकस मीन्स बर्थ। नेक्स्ट होता है फेरो। फेरो का मीन्स होता है टू कैरी, बर्थ टू कैरी। और ऑल का मतलब बेसिकली डिनोट टू एल्कोहल, बर्थ टू कैरी एल्कोहल। जो विटामिन ई होता है फैट सॉल्युबल होता है विटामिन होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है टोकोफेरोल, उसका शाब्दिक अर्थ ये ग्रीक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है बर्थ टू कैरी एल्कोहल, जो अल्कोहल को कैरी करता है। जो अल्कोहल फैट सॉल्युबल जितने विटामिन से उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो ये इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन था। विटामिन ई को 4 नाम से अलग अलग से जान सकते हैं, टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ठीक है। इसी के बाद में जो डिस्कवर्ड है इसका, वो एवांस नामक एक साइंटिस्ट ने किया 1936 के अंदर। इसके अलावा इसका जो स्टोरेज है वो लीवर और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होता है। और
इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ड्यूडेनम और सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जेजोनम के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट अपन इसका बात करेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ई के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जो जो विटामिन ई के फंक्शन होंगे, जब इसकी कमी या एक्सेस होगी ये फंक्शन अल्टर्ड होंगे और वो इसकी डेफिशिएंसी और एक्सेस को डिनोट करेंगे। तो सबसे पहला इसमें अंतर फंक्शन बताया गया है, विटामिन ई एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया, जो फ्री रेडिकल्स को पकड़ के बॉडी से बाहर निकालते हैं या उनको बाइंड कर लेते हैं। बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को बाइंड करने का एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर स्किन, और स्किन में ग्लोनेस लाने का काम भी कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये मसल्स की डिस्ट्रोफी या मसल्स को डिस्ट्रक्शन होने से बचाने का भी काम करता है कौन, विटामिन ई। नेक्स्ट है इट इज़ असेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी असेंशियल होता है। अच्छा, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कैसा एसेंशियल होता है, बिकॉज ऑफ इट फॉर्म्स द जर्मिनल लेयर ऑफ गोनेट्स। ये गोनेट्स की जर्मिनल लेयर को फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। इसीलिए जो भी पर्सन स्टर्लिटी से सफ़र कर रहे हैं या जो स्टर्लिटी है जिनके, उनको ट्रीटमेंट के अंदर विटामिन ई दिया जाता है, उसमें इस जो जर्मिनल लेयर है उनका रिप्रोडक्शन होता है या उनका मेंटेनेंस होता है, और गोनेट्स की जो जर्मिनल सेल्स है और जो जर्म सेल्स है उनका प्रॉपर फॉर्मेशन होता है और स्टर्लिटी दूर होती है। इसीलिए इसको एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने से भी विटामिन ई आरबीसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा भी अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं तो मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी एंड नॉर्मल हेयर ग्रोथ। ये स्किन की इंटीग्रिटी, जो नॉर्मल इंटीग्रिटी है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। उसी के साथ साथ जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, बॉडी की जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्क एज स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले विटामिन ए के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन ए भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, लेकिन जो विटामिन ई है वो इन दोनों से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करूँ विटामिन ई, देन जो नंबर आएगा वो विटामिन सी का, और लास्ट में नंबर आएगा विटामिन ए का। ये एक घटते हुए क्रम में मैंने आपको जो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियलिटी है मैंने उसके बारे में बताया। जो विटामिन ई होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए मैंने आपको बोला इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को भी ये बूस्टअप करता है। इसी के साथ साथ ये ऐसा देखा गया है कई केस के अंदर कि ये कैंसर और डायबिटीज के प्रोफाइलेक्टिक के अंदर मेडिसिन के अंदर यूज़ लिया जाता है। किसी पेशेंट को या किसी पेशेंट को कार्सिनोमा इन सीटू की प्रॉब्लम है, मतलब कार्सिनोमा इन सीटू हुआ है, मतलब कैंसर की अर्लीस्ट स्टेज है, जो लंबे समय से उसको कोई घाव है, हो सकता है उसको कैंसर हो सकता है, तो उसमें उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ई सप्लीमेंट में दिया जाता है, और ऐसा ही डायबिटीज़ के अंदर दिया जाता है। ऐसी एक हाइपोथेसिस है कि जिन पेशेंटों को कैंसर है उनमें प्रोफाइलेक्सिस में अगर विटामिन ई यूज़ लिया जाता है तो कैंसर ना होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जो पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिनमें डायबिटीज़ होने की संभावना है या जेनेटिक फैक्टर की वजह से, तो उनमें डायबिटीज़ होने की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन के, जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है उसके फंक्शन को भी बूस्टअप करते हैं। नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को बूस्टअप करते हैं। रिप्रोडक्शन, जो सेल डिवीज़न है उसमें भी, उसके साइकिल में भी मेंटेनेंस लेके आते हैं, एक रेगुलर मेंटेनेंस। कैंसर में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है, सेल डिवीज़न बिगड़ जाता है, लेकिन विटामिन ए एक प्रॉपर मेंटेनेंस सेल डिवीज़न करवाने के लिए हेल्पफुल होता है सेल्स के में। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसी के साथ साथ हेयर प्रॉब्लम्स में भी ये यूज़ में लिया जाता है। अच्छा, जो विटामिन ई होता है उसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। तो जितने भी मॉडल्स या फिर जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं जो हाईली कॉन्शियस होते हैं अपनी स्किन को लेके, या हाईली कॉन्शियस होते हैं अपनी ब्यूटी को लेके, स्पेशली गर्ल्स,
वो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स को यूज़ करती है, और जिससे उनकी स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, और वो हाईली विटामिन ई प्लस विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेती है, जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह हो गए, कैप्सूल्स वगैरह हो गए। तो बेसिकली ये उनकी स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, और जो स्किन के ग्लोनेस है उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो इसमें दैट इज़ कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड्स, सोया, एग यॉक, बटर, व्हीट और जम ऑयल, ये इसके सोर्स होते हैं। लेकिन मैं बात करूं हाईएस्ट सोर्स या रिचेस्ट सोर्स जो होगा वो सनफ्लावर ऑयल होगा। ठीक है, जो सनफ्लावर सीड्स के जो ऑयल है उसका जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन ई के लिए। ठीक है, उसके अलावा भी देख सकते हैं एप्पल के अंदर भी आलमंड ऑयल, व्हीट वगैरह, इन कॉटन सीड्स जैसा कि इसमें बताया हुआ है उनके अंदर भी ये मिल जाता है। डेली रिक्वायरमेंट या RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंसमेंट्स, कितना डेली अलाउंस होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो 10 mg पर डे ऑफ चिल्ड्रंस के लिए और 25 mg पर डे फॉर एडोलसेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है। और अगर एडल्ट्स की बात करें, जो मिड एज एडल्ट है, उनके लिए 30 mg पर डे के हिसाब से एडल्ट के अंदर करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रेगनेंसी में 35 to 40 mg पर डे के हिसाब से प्रेगनेंसी के अंदर अपन विटामिन ई कंसिडर या डाइट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्टोरेज मैंने आपको पहले बता दिया। इंटेस्टाइन स्टोरेज लीवर, मसल, बॉडी फैट के अंदर होता है, प्लस इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है मेनली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर होता है, उसके साथ साथ जेजोनम के अंदर होता है। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन कौन से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर आएंगे। जो इसके फंक्शंस हैं वही अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो इसके फंक्शन एब्रप्ट होंगे। अगर फंक्शन एब्रप्ट हो रहे हैं तो जो जो फंक्शंस के एब्रप्ट होने से जो जो कंडीशन अराइज होती है वो उसकी डेफिशिएंसी कॉज करेगी। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव फेलियर, इसका मतलब ये है जो जर्मिनल लेयर्स वगैरह थी, जो इसका फॉर्मेशन हो रहा था, जो जर्म सेल्स वगैरह है उनका प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा था गॉनेट्स के अंदर, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो धीरे धीरे जर्म सेल्स हैं, वो जर्मिनल लेयर है वो एब्रप्ट हो जाएगी, और जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल या रिप्रोडक्टिव जो है वो फेलियर हो जाएगा, और पेशेंट को या जो पर्सन है उसको स्टर्लिटी कॉज हो जाएगी। स्टर्लिटी जो नपुंसकता है वो कॉज होगी, इम्पोटेंसी वगैरह वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑफ RBC। मैंने अब पहले बताया इसका फंक्शन होता है टू मेंटेन हीमोलाइसिस, जो इस प्रिवेंट टू हीमोलाइसिस ऑफ RBC, ये प्रिवेंट करता है हीमोलाइसिस होने से, आयरन के एब्जॉर्प्शन करने से। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हुई तो जो RBC का हीमोलाइसिस है या जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ इट मेड लीड टू मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो मसल्स का जो नॉर्मल जो मसल्स नॉर्मल फंक्शनिंग है या नॉर्मल जो ग्रोथ है मसल्स की, या जो नॉर्मल साइज़ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि ये मसल्स की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करने का भी काम करती है। इसी के साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था ये हेयर मेंटेन करने का भी काम करती है। जो हेयर फॉलिकल्स है उनकी हेल्थनेस को मेंटेन करने का भी काम करती है। तो विटामिन ई की जब डेफिशिएंसी होती है तो ऑटोमेटिकली हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, और उसको जाना जाता है एलोपेशिया के नाम से। एलोपेशिया इस टर्म जो डायरेक्टली डिनोट टू द हेयर लॉस, ठीक है, हेयर लॉस को डिनोट करती है। तो ये बेसिकली विटामिन ई के बारे में हमने पढ़ा। एक बार दोबारा से रिव्यू देखते हैं विटामिन ई के बारे में क्या क्या पढ़ा। विटामिन ई देखा हमने 3-4 इसके नाम देखे, एंटीस्टरलेटे, टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन्स और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स को देखा। इसके अलावा स्टोरेज देखे, इसके लीवर के अंदर होता है और फैटी टिश्यूज़ के अंदर इसका स्टोरेज होता है। उसी के साथ साथ कहाँ से एब्जॉर्प्शन, ड्यूडेनम से वगैरह से एब्जॉर्प्शन होता है। टोकस, फेरो और ऑल 3 तरीके से इसको इसके नाम को डिवाइड करके ग्रीक वर्ड होता है। बर्थ टू कैरी अल्कोहल। इसके फंक्शंस की बात करें, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स को करता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ साइकिल को करता है, हिमोलाइसिस को मेंटेन करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को करता है, कैंसर से प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके अलावा स्टर्लिटी से बचाने का काम करता है। सोर्सेज की बात करें तो सनफ्लावर सीड्स ऑयल होता है सबसे ज़्यादा इसका रिचेस्ट सोर्स होता है।
डेली रिक्वायरमेंट है में 10 mg चिल्ड्रंस के लिए, 25 एडोलसेंट, 30 एडल्ट और 35 to 40 प्रेगनेंसी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एब्जॉर्प्शन बता ही दिया आपको। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी होती है तो इसके जो जो फंक्शन होते हैं वो नहीं प्रॉपर हो पाएंगे, जैसे रिप्रोडक्टिव फेलियर वगैरह हो जाएगा, हीमोलाइसिस इंक्रीज होगा, इट में लीड टू मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स है उसकी डिस्ट्रोफी लीड होगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के। विटामिन के है वो भी एक मोस्ट असेंशियल विटामिन है अपनी बॉडी के लिए। विटामिन के भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी के जो विटामिन्स हैं। ये भी एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो लाइन टू लाइन देखते हैं, फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। विटामिन के इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। इट इज़ नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इट अकर इन इट एट लीस्ट 2 forms. First, vitamin K1 and vitamin K2. Vitamin K1 is found in mainly fresh green leafy vegetables, cow milk. Vitamin K2 is synthesized by bacteria intestinal flora. अच्छा, अब इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं या इससे और आगे की जानकारी लेते हैं। विटामिन जो के होता है उसको बेसिकली एक नाम और होता है, या उसके 2-3 नाम मैं आपको और बताऊं तो उसका दूसरा नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का जो दूसरा नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट इसका जो नाम होता है वो एंटी हेमरेजिक फैक्टर, इसको दूसरा नाम होता है एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी इसको बोलते हैं, या इसको कोगुलेशन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो कितने नाम हुए? बेसिकली 3 नाम और हो गए विटामिन के। फाइलोक्विनोन, सेकंड है एंटी हेमरेजिक फैक्टर, थर्ड है कोएगुलेशन विटामिन। ठीक है, इसके 3 नाम मैंने आपको बता दिए। विटामिन के इज डिस्कवर्ड बाय हेमरिक डैम। हेमरिक डैम ने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया 1939। आई एम रिपीट, हेमरिक डैम ने इसको 1939 के अंदर डिस्कवर किया। जो सीरम विटामिन के जो लेवल होता है वो 0.2 to 3.2 मिलीग्राम पर DL होता है। जो सीरम विटामिन के लेवल 0.2 to 3.2 मिलीग्राम पर DL जो विटामिन के का लेवल है वो सीरम के अंदर होता है। अच्छा, जब टाइप्स की बात करें तो यहाँ आपको बताया गया है 2 टाइप के होते हैं, विटामिन K1 और K2। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अगर बुक्स की बात की जाए या स्टैंडर्ड अगर उसकी बात की जाए तो विटामिन के 3 टाइप के होते हैं, विटामिन K1, विटामिन K2 एंड विटामिन K3। यहाँ पे आपको केवल 2 टाइप के बता रखे हैं, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। विटामिन K1, विटामिन K2 एंड विटामिन K3। तो विटामिन जो K1 है वो प्लांट सोर्सेज से हमें ऑब्टेन होता है। अच्छा, जो विटामिन K1 होता है उसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। जो विटामिन K1 है उसका नाम है फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है विटामिन K2। विटामिन जो K2 है उसका नाम है मोनोक्विनोन। फर्स्ट है K1 जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, सेकंड है K2 जिसका नाम है मोनोक्विनोन, और जो विटामिन K3 है उसका नाम है मोनोडायोन। क्या नाम है? मोनोडायलोन। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो विटामिन के है फेलोक्विनोन, इसका जो होता है जो सोर्स होता है वो प्लांट सोर्सेज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स से ये विटामिन के है ऑब्टेन होता है। जो विटामिन K2 है वो सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा है होता है। विटामिन जो K2 होता है उसको उसकी जो ज़रूरत नहीं होती है हमें बाहर से लेने की। क्यों? क्योंकि ये विटामिन हमें अपनी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जो फ्लोराज होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये सिंथेसिस कर लेते हैं उसका। लेकिन जो थर्ड होता है विटामिन K3, आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है एट बर्थ हम उसे विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। वो विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्योंकि विटामिन के, जैसा कि मैंने नाम से पहले बताया, कोगुलेशन विटामिन होता है। अगर बच्चे में कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन के जो है वो उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा।
तो जो विटामिन के का जो इंजेक्शन हम बच्चे को लगाते हैं थाई पे, वो विटामिन के कौन सा होता है? वो विटामिन K3 होता है। फर्स्ट विटामिन K1 जो प्लांट सोर्स, K2 जो बॉडी के अंदर बनता है, जो कि नॉर्मल बच्चा उस टाइम पे नहीं बना सकता, जिसके इंटेस्टाइनल फ्लोरा इतने डेवलप नहीं होते हैं कि विटामिन के का डेवलपमेंट कर सके। तो कौन सा विटामिन होता है जो बाहर से दिया जाता है? विटामिन K3। इसको सिंथेसाइज विटामिन के भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्टोरेज, इट एब्जॉर्ब अलोंग विद फैट इन द डाइट एंड इट इज स्टोर्ड इन लीवर। जितना फैट बढ़ाओगे विटामिन के का एब्जॉर्प्शन उतना ही बढ़ेगा। कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन उतना ही बढ़ेगा। और ये स्टोर कहाँ होता है? लीवर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट है इसके फंक्शन। The main role of vitamin K is to stimulate the production and release of certain coagulation factor. It leads to increase in the prothrombin level and help in blood clotting during bleeding. ये certain clotting factors है, उनको stimulate या production करने का काम करता है। और वो कौन कौन से factor होते हैं? फैक्टर सेकंड, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। कौन कौन से? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड, 7, 9 और 10 कौन कौन से फैक्टर होते हैं? ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड, फैक्टर 7 स्टेबल, फैक्टर 9 क्रिसमस और फैक्टर 10 कौन सा होता है? स्टेरॉइड फैक्टर, ठीक है। ये 4 तरीके के ये फैक्टर रिलीज और प्रोडक्शन करता है इनका। और इसी के साथ साथ एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर चेंज करने का काम कौन करता है? विटामिन के, ठीक है। अगर इसके बात करें, विटामिन के बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ब्लड क्लॉटिंग में 4 तरीके के ब्लड जो फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करता है। फैक्टर सेकंड, 7, 9 और 10, प्रोथ्रोम्बिन, स्टेबल, क्रिसमस और स्टेरॉइड फैक्टर, ये 4 तरीके का करता है। उसी के साथ साथ ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर भी चेंज करने का काम करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर ये उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए सोर्सेज। सोर्सेज के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग, स्पेनिश, कैबेज, सोयाबीन, कैरेट, पोटैटोज वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होता है। प्लांट में और एनिमल्स के अंदर दोनों आ गए इसके अंदर। नेक्स्ट अगर इसका RDA देखें, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ विटामिन के, तो वो होता है 0.03 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट और 60 to 80 mg फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए 60 से 80 mg पर जो डे है, पर ग्राम पर डे है, वो क्या चाहिए? एडल्ट्स को चाहिए। उसी के साथ साथ अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको चाहिए 90 to 110 mg, उसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोर्सेज की बात कर ली। नेक्स्ट करते हैं डेफिशिएंसी। तो इसका फंक्शन क्या है? बॉडी में जो ब्लड होता है या जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको मेंटेन रखने का काम करना। लेकिन अगर इसकी कमी हुई तो ऑब्वियस बात है, अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हुई तो बॉडी में ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी, हेमरेजिक कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे लिखा है ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के में अकर ड्यूरिंग डिजीज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। ये कब अराइज होगी? जब माल एब्जॉर्प्शन होगा, जो डेफिशिएंसी होगी एब्जॉर्प्शन में किसकी? विटामिन के की। इट्स डेफिशिएंसी इंटरफियर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड टेंडेंसी ऑफ ब्लड एंड ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड। जो BT है, जो ब्लड टाइम है, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा और ब्लड की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ ये क्लॉटिंग टाइम जो होता है, CT और BT जो दोनों अलग अलग होते हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, ये दोनों को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसी के साथ साथ विटामिन के भी पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन D, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन C और B है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो।